नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हाल के कुछ महीनों खासकर अगस्त 2025 के आसपास जो हलचलें हुई हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी रायगढ़ में 40वां चक्रधर समारोह हुआ है ना जी 27 अगस्त से 5 सितंबर तक। जी हाँ। राज्यपाल श्री रामन डेका जी ने इसका शुभारंभ किया। ये समारोह तो मतलब काफी भव्य रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और इस बार कलाकारों की जो सूची थी वो भी बहुत प्रभावशाली थी। पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर कुमार विश्वास थे, कैलाश खैर, राधेश्याम बाले जैसे नाम थे। और हाँ, एक खास बात, पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना नलिनी कमलिनी अस्थाना, उनकी प्रस्तुति भी हुई। अच्छा, जी, ये समारोह जो राजा भूपदेव सिंह ने 1905 में शुरू किया था। 1905 में? हाँ, और 1985 से ये गणेश चतुर्थी पर नियमित रूप से हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य अपनी कलात्मक विरासत को संजोए हुए है। 1905 से? ये तो वाकई एक बहुत लंबी परंपरा है। और अब इसे रायगढ़ जिला प्रशासन आयोजित करता है। जी तो ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। निश्चित रूप से ऐसे मंच न केवल जो स्थानीय कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी जोड़ते हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मेल है जो राज्य की सांस्कृतिक जीवंतता को दिखाता है। संस्कृति से आगे बढ़ के अब राज्य के भविष्य के एक प्रतीक की बात करते हैं। 1 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ अपनी 25वीं वर्षगांठ मतलब रजत जयंती मनाएगा। जी, और इस मौके पर नई विधानसभा का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये नया भवन जो करीब 324 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 324 करोड़? जी, 52 एकड़ में फैला है और इसमें 200 विधायक बैठ सकेंगे। ये सितंबर 2025 तक तैयार हो गया। अच्छा। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव ने किया है और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की अध्यक्षता में ये लोकार्पण समारोह होगा। ये राज्य के लोकतांत्रिक सफर में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये तैयार है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों और शायद राज्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। सही कहा। एक आधुनिक विधानसभा भवन जो है वो बेहतर विधायी कामकाज की नींव रखता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई जगह राज्य की राजनीति और प्रशासन को कैसे प्रभावित करती है। प्रशासन की बात चली है तो एक और बड़ी खबर है। 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी ने राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल नया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है। शुरुआत रायपुर जिले से होगी, फिर दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में इसे लागू करने की योजना है। अच्छा। देश के कई बड़े शहरों और कुछ राज्यों में, मतलब करीब 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रणाली पहले से है, लेकिन छत्तीसगढ़ अब इस सूची में शामिल हो रहा है। वर्तमान डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी हैं। उनके नेतृत्व में ये बदलाव अमल में लाया जाएगा। इस प्रणाली का असल मतलब क्या है? मतलब आम लोगों के लिए इससे क्या बदलेगा? मोटे तौर पर देखें तो इसमें पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मजिस्ट्रियल शक्तियां मिल जाती हैं, जो सामान्य पुलिस व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास होती हैं। अच्छा। इसका उद्देश्य पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी और त्वरित बनाना है, खासकर बड़े शहरी इलाकों में। हालांकि इसके साथ देखें, शक्तियों के केंद्रीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने की चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ इसे कैसे लागू करता है। ओके, तो ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कदम है। अब जरा सम्मान और पुरस्कारों की दुनिया में चलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 25वां वसुंधरा सम्मान दिया गया। हाँ, 14 अगस्त को भिलाई में। यह सम्मान जाने माने पत्रकार, लेखक और संपादक श्री राहुल देव जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और इसका अपना एक अलग महत्व है। और राष्ट्रीय फलक पर भी छत्तीसगढ़ की प्रतिभा चमकी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में लगता है दोहरी खुशी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। बलौदाबाजार के हैं दीपक किंगरानी। उन्हें सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले अडेप्टेड का पुरस्कार मिला। हाँ, वो फिल्म काफी चर्चित रही थी। जी, ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और काफी सराही गई थी। और दूसरी तरफ बिलासपुर के अशोक मिश्र द्वारा लिखित और यशोवर्धन मिश्र द्वारा निर्देशित फिल्म कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, उसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से
ये पुरस्कार दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में न केवल अच्छी कहानियां हैं, बल्कि उन्हें बेहतरीन तरीके से कहने वाले लेखक और निर्देशक भी हैं। ये राज्य की फिल्म इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इससे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। फिल्म के बाद अब शिक्षा जगत की बात करते हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए। इसमें छत्तीसगढ़ से कौन शामिल थे? इसमें दुर्ग जिले की डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और कोरबा के पीएम श्री स्कूल, सलोरा के संतोष कुमार शौरसिया शामिल थे। जी। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को चुना गया था। अच्छा। अपने राज्य के शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होते देखना गर्व की बात है और ये शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों को बल देता है। हाँ, सही कहा। और साहित्य जगत से भी एक खबर है। मुख्यमंत्री जी ने मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ पुस्तक का विमोचन किया। जी हाँ, ये डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का काव्य संग्रह है। जी। दुखद ये है कि ये उनकी आखिरी रचना बताई जा रही है। ओह। डॉक्टर दुबे छत्तीसगढ़ी और हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम थे और उनकी इस अंतिम कृति का विमोचन राज्य के साहित्यिक परिदृश्य के लिए एक भावनात्मक और महत्वपूर्ण क्षण था। इन सम्मानों और सांस्कृतिक क्षणों के बाद अब जरा उन योजनाओं और अभियानों पर ध्यान देते हैं जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। आदि कर्मयोगी अभियान, ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसका लक्ष्य है राज्य के जो जनजातीय अंचल हैं उनमें सेवा, सुशासन और सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाना। और ये देखिए बड़े पैमानों पे हो रहा है। 28 जिले, 128 विकास खंड और करीब 6,650 आदिवासी बहुल गांव इसके दायरे में हैं। 6,650 गांव, ये तो काफी व्यापक है। जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाएगा? इसके लिए ग्राम स्तर पर लगभग 13,000 कैडर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें एनजीओ, पंचायत प्रतिनिधि, युवा और स्वयंसेवी शामिल होंगे। अच्छा। हर चयनित गांव में आधि सेवा केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। इसके तहत ट्राइबल विलेज विजन 2030 बनाना, जागरूकता फैलाना और शिकायत निवारण शिविर लगाने जैसे काम होंगे। ये सीधे आदिवासी समुदायों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को समझने का एक ठोस प्रयास लगता है। ये पहल तो सीधे तौर पर आदिवासी विकास और सशक्तिकरण से जुड़ी है। अब एक और बड़ी योजना की बात करते हैं, गौधाम योजना छत्तीसगढ़। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने अगस्त 2025 में इसकी घोषणा की थी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। एक तो गौ संरक्षण, दूसरा जैविक खेती को बढ़ावा देना और तीसरा ग्रामीणों को रोजगार देना। ये एक तरह से पशुधन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ साधने की कोशिश है। इसमें आर्थिक मदद का भी प्रावधान है। गौ सेवकों और चरवाहों के लिए मानदेय की बात थी शायद। जी। योजना के तहत गौ सेवकों को 13,126 रुपये और चरवाहों को 10,916 रुपये मासिक मानदेय देने का प्रावधान है। साथ ही गौधामों में रखे गए पशुओं के पोषण के लिए प्रति पशु 10 रुपये प्रतिदिन से अनुदान शुरू होगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 35 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। 10 से 35 रुपये? जी। पहली चरण में 1460 गौधाम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना सुनने में तो अच्छी लगती है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गौ संरक्षण के नजरिए से। लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर इसे चलाना आसान होगा? ये एक जायज सवाल है। योजना महत्वाकांक्षी तो है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि गोदामों का प्रबंधन कितना कुशल होता है, वित्तीय संसाधन लगातार कैसे जुटाए जाते हैं और क्या ये गोदाम वाकई आत्मनिर्भर बन पाते हैं। जैविक खेती और रोजगार सृजन के लक्ष्य कितने पूरे होते हैं, ये भी देखना होगा। सही बात है। योजना का क्रियान्वयन ही उसकी असली परीक्षा होती है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर देखें। निक्षय मित्र पहल के तहत राज्यपाल श्री रामनन डेका जी ने एक खास काम किया है। हाँ, ये काफी सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वो देश के पहले राज्यपाल बन गए हैं जिन्होंने अपने राज्य के सभी 33 जिलों के टीबी मरीजों को गोद लिया है। पूरे 33 जिलों के? जी हाँ। इसका मतलब है कि वे इन मरीजों को पोषण और अन्य जरूरी सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। यह सहायता कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल तक दी जाती है। यह सामुदायिक भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण है। ये वाकई प्रेरणादायक है। और आयुष्मान योजना में भी और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को मिलाकर जो समन्वित योजना चल रही है, उसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान पर है। 4था स्थान? जी। अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले चुके हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं। हाँ। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ना किसी भी राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल।
कुछ और स्थानीय स्तर के पहले भी हैं, जैसे सरगुजा जिले में अन्नकोश योजना। हाँ, अन्नकोश योजना जो है वो पहाड़ी कोरवा गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए है, जिसमें उन्हें चना और मूंग दाल मिलती है। अच्छा। और सुपोषित सरगुजा कुपोषण से लड़ने के लिए है। अच्छा। इसी तरह खाद्य सुरक्षा के लिए बने खाबो बने रहीबो अभियान। ग्रामीण महिलाओं के लिए मेहतारी सदन योजना, जिसमें प्रति सदन 30 लाख रुपए की लागत है। हाँ, 50 करोड़ का बजट था शायद। जी। फिर नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय और सरकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए रायपुर में सुशासन एक्सप्रेस जैसी कई पहले चल रही हैं। गुमशुदा बच्चों के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी है, जिसमें जुलाई में 184 बच्चे मिले। ये छोटी छोटी पहले मिलकर भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल, ये दर्शाती हैं कि प्रशासन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। हालांकि इन सभी का जमीनी असर और निरंतरता महत्वपूर्ण होगी। अब कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियों और नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। बालोद जिले की खिलेश्वरी देवांगन की कहानी काफी प्रेरित करने वाली लगी मुझे। हाँ, लखपति दीदी योजना के तहत उन्होंने मुर्गी पालन और किराना दुकान से सालाना 4.6 लाख रुपए की आय अर्जित की। वे विहान मिशन, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके तहत जय संतोषी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। अच्छा। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली भी बुलाया गया था। ये महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत बढ़िया। और कोरिया जिले के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को राष्ट्रपति पदक मिला है। वहीं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। रीता सांदिल्य जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी पीएससी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। जी, ये एक अहम कदम है। रीता सांदिल्य जी पहले कार्यकारी अध्यक्ष थी, अब उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। पीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्था का नेतृत्व एक महिला को मिलना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है। बिल्कुल। खेल जगत से भी अच्छी खबर है। जशपुर के धावक हैं अनिमेश कुजूर। उनका चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की भारतीय टीम में हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनिमेश 100 और 200 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक? जी। उनका विश्व मंच पर पहुंचना राज्य के जो युवा एथलीट हैं उनके लिए प्रेरणा बनेगा। अब थोड़ा इतिहास और पुरातत्व की ओर चलते हैं। रायपुर के महादेव घाट से कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। हाँ, 60 तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले भी जैसे तेलीकोट और झापुरी, पेंडेरवा जैसी जगहों से कुषाणकालीन सिक्के मिल चुके हैं। ये खोजें उस दौर में इस क्षेत्र के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। और कोरापुट, जो ओडिशा सीमा के पास है, वहां से सोमेश्वर देव प्रथम का एक शिलालेख भी मिला है। जी, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा यह अभिलेख ओडिशा से मिला उनका पहला शिलालेख माना जा रहा है। इस पर उड़िया भाषा का प्रभाव भी दिखता है। ऐसी खोजें हमें अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल।